अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। काफ़ी दिनों बाद वापस ऑनलाइन क्लासेस की तरफ आए हैं। बीच में इंटरनेट की कनेक्टिविटी का इशू हुआ था, मोबाइल इंटरनेट बंद कर दिया गया था। फिर उसके बाद जब दोबारा रिस्टोर हुआ है तो दोबारा हाजिर हुए हैं। तो चलें आज ग्रामर पोर्शन के पार्ट्स ऑफ स्पीच का थर्ड पार्ट ज़रा हम डिस्कस करते हैं, जो है वर्ब के बारे में। ठीक है, तो 1-2 मिनट स्टूडेंट्स का थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ताकि जब तक वो आए तो हम वेट करते हैं, बाकी स्टूडेंट्स भी ज़रा ऑनलाइन हो जाए। चलिए ज़रा कमेंट सेक्शन में बता दें कि आवाज़ क्लियर आ रही है और राइटिंग भी क्लियर है। चलिए ठीक है। इसका मतलब ये है कि आवाज़ क्लियर है और राइटिंग भी क्लियर है। तो मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर ज़रा आते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, जो है वर्ब से रिलेटेड। देखिए, जब हम बात करते हैं वर्ब के बारे में, ठीक है, जब हम बात करते हैं वर्ब के बारे में, वर्ब को हम बेसिकली 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, वर्ब हमें किसी एक्शन के बारे में बता सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि ही wrote a letter। अब इसमें ही ने कोई काम किया है, कोई एक्शन किया है, क्या चीज? wrote, तो ये क्या हुआ? वर्ब, राइट। फिर उसके बाद हम आते हैं इसके एक और फंक्शन की तरफ, जिसमें ये हमें किस चीज के बारे में बताएगा? पोजेशन। पोजेशन मतलब ओनरशिप। सपोज मैं कहता हूं कि शी हैज ए बैग। अब यहां पर जो एक वर्ब यूज हुआ है, हैज, ये क्या शो कर रहा है? पोजेशन। तीसरा वर्ब का काम किस चीज के बारे में है? स्टेट।
के बारे में, ठीक है। फिर आप कहेंगे स्टेट के बारे में कैसे, मैं कहूँगा कि ही इज हैप्पी। अब ये इज हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि इसके बाद स्टेट की बात हो रही है। सो इट मीन्स हमारे पास वर्ब को अगर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास 3 काम कर रहा है, एक्शन है, पोजेशन है और स्टेट है। फिर इसके डिफरेंट फंक्शंस के हिसाब से अगर हम इसकी टाइप्स की कैटेगराइजेशन करें तो जरा गौर से देखें। एक होता है हमारे पास नंबर 1 मेन वर्ब, ठीक है। एक फिर हमारे पास होता है हेल्पिंग वर्ब और एक हमारे पास होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास मेन कैटेगरीज बन रही हैं। देखिए मेन वर्ब जब कभी अकेला आएगा इसकी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। नंबर 1 ये हमें बताएगा कि क्या काम है, व्हाट, प्लस ये हमें टाइम के बारे में भी बताएगा, ठीक है। यानी वर्ब, मेन वर्ब जब अकेला होगा तो इसके ऊपर 2 जिम्मेदारियां हैं कि इसने हमें ये बताना है कि क्या काम है और इसने हमें ये भी बताना है कि ये काम कब हुआ। अब देखें एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं कहता हूं कि अस्मत wrote a लेटर। अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या काम है, व्हाट, तो आप बताएंगे रोट यानी लिखना। इसका मतलब रोट ने यहां पर व्हाट का जवाब हमें दे दिया। फिर मैं आपसे पूछता हूं कि अच्छा ये काम कब हुआ, तो आप कहेंगे कि सर रोट सेकंड फॉर्म है तो ये काम पास्ट में हुआ। इट मीन्स कि हमें व्हेन का जवाब भी मिल गया। तो रोट यहां पर हमारे पास क्या है, मेन वर्ब है। इसने 2 काम किए। पहला काम इसने क्या किया, हमें बताया कि क्या काम है, और दूसरा काम इसने हमें ये बताया कि ये काम कब हुआ। तो इसे हम कह देंगे क्या, मेन वर्ब। अच्छा, फिर जब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के बारे में, हेल्पिंग वर्ब क्या करता है, हेल्प करता है। तो फिर आप कहेंगे कि सर हेल्प कैसे करता है। देखिए मेन वर्ब के ऊपर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। इसने व्हाट का भी जवाब देना था, इसने व्हेन का भी जवाब देना था। हेल्पिंग वर्ब आएगा और ये कहेगा कि आप यूं करें कि ये व्हेन वाली जिम्मेदारी आप मुझे दे दें। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे एक बंदे ने 2 बैग्स उठाए हुए हैं और कोई उसकी हेल्प के लिए आ जाता है और वो उसे कहता है कि आप एक बैग मुझे दे दें। तो इसीलिए जब हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब से कौन सा वाला बैग संभालेगा, व्हेन वाला, और मेन वर्ब के पास कौन सा बैग रह जाएगा, व्हाट वाला। अब कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं, आपको ज्यादा क्लियर होगा। मैं कहता हूं कि शी इज सिंगिंग। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि इस सेंटेंस में क्या काम हो रहा है, व्हाट,
तो आप मुझे कह देंगे सिंगिंग। तो अगर ये व्हाट का जवाब दे रहा है तो ये हमारे पास क्या हुआ, मेन वर्ब। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि ये काम प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है। तो फिर आप कहेंगे इज, यानी सिंगिंग ने व्हाट का जवाब दिया और इज ने व्हेन का जवाब दिया, यानी ये काम प्रेजेंट में हो रहा है। तो जब व्हेन का जवाब दिया है तो हम इसे कह देंगे क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो हमारे पास एक आइडिया आ गया कि हेल्पिंग वर्ब क्या करेगा, वो मेन वर्ब के पास आएगा और वो मेन वर्ब को कहेगा कि भाई आपके पास 2 बैग्स हैं, 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो आप यूं करें कि एक जिम्मेदारी मुझे दे दें। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी जिम्मेदारी संभाल लेगा, व्हेन वाले। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर हम आते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स से रिलेटेड। सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये क्या है, ये भी एक वर्ब होता है। ठीक है, ऑक्सिलरी का मतलब ये है कि हेल्पिंग। तो आप कहेंगे कि सर अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो लाजमी बात है ये किस चीज का जवाब देगा, व्हेन। और जब हम मॉडल के बारे में बात करेंगे तो ठीक है, मॉडल के बारे में बात करेंगे तो ये हमें क्या करेगा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देगा। तो फिर आप कहेंगे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कैसे देगा, तो देखिए जरा, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि ही कैन स्विम। हमने क्या लिखा, ही कैन स्विम। तो क्या काम हो रहा है, स्विम। तो ये तो हमारे पास हो गया क्या, मेन वर्ब। अब जरा ये बताएं कि कैन हमें व्हेन के बारे में बता रहा है और ये व्हेन के बारे में ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट है। ठीक है, फिर ये हमें कुछ एक्स्ट्रा भी बता रहा है कि ये प्रेजेंट में क्या चीज है, एबिलिटी है। ठीक है, जैसे हमने कहा था ना कि ये कैन क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये 2 काम करेगा, ये हमें व्हेन का जवाब देगा, इसने व्हेन का जवाब दे दिया क्या, कि ये प्रेजेंट है, और ये हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देगा, वो क्या है, एबिलिटी। राइट। अब देखिए, चले इसको मजीद थोड़ा आसान बनाते हैं। देखिए, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में, बल्कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में आते हैं। देखिए, मैं कहता हूं कि यू मस्ट गो। क्या चीज, यू मस्ट गो। तो आप कह देंगे कि क्या काम है, तो जवाब होगा गो, यानी ये हमें व्हाट का जवाब दे रहा है। तो ये क्या हुआ,
मेन वर्ब, राइट, ठीक है, ये हो गया। मस्ट, ये कह रहे कि ये काम आपको जरूर करना चाहिए। कब करना चाहिए? फ्यूचर में। यानी इसने हमें व्हेन का जवाब दिया, और ये व्हेन में क्या शो कर रहा है, यानी ये काम कब करना है? फ्यूचर में करना है। अच्छा, ये काम कैसा है? ये काम कंपल्सरी है। तो ये क्या हुआ? ये हमारे पास एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। यानी अगर मैं कहूं ये हो जाएगा मॉडल, और ये हमारे पास हो जाएगा क्या चीज? ऑक्सिलरी, ठीक है। यानी बस आपने ये देखना है कि ये क्या करेगा। ये हमें बताएगा दो चीजें, एक तो ये हमें व्हेन का जवाब देगा, और दूसरा ये हमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देगा। हनीडू, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है उनसे रिलेटेड हमारा एक कंप्लीट डिटेल्ड लेक्चर होगा। उसके 2-3 क्लासेस होंगे, वो हम डिटेल से इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अगर मैं बात करूं शुड के बारे में, तो आप जरा मुझे ये बताएं कि ये मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, या फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है? जरा कमेंट सेक्शन में बताएं। अच्छा, तो जवाब आप कह रहे हैं, नाजिया भी कह रही है कि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये टाइम, क्या टाइम बता रहा है, और ये वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कौन सी दे रहा है? ठीक है, अगर हम इसे गौर से देखें, अगर मैं किसी को कहता हूं कि यू शुड सेलेक्ट फिजिक्स, यानी मैं मुस्तकबिल से रिलेटेड उससे कुछ करने के लिए कह रहा हूं, ठीक है। इसने हमें टाइम के बारे में बता दिया, और मुस्तकबिल से रिलेटेड इसने जो काम करना है वो इसके ऊपर लाजिम नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये मेरा मशवरा है, ये मेरा मशवरा है। बाकी आगे उसने ये काम करना है या नहीं करना। तो फिर आप कहेंगे सर शुड ने यहां 2 काम किए। नंबर 1, इसने व्हेन का जवाब दिया, और इसने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी दी। और हमने कहा कि मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या करता है, ये आपको व्हेन का जवाब देगा, और ये आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं। इन्हीं कैटेगरीज की तरफ आते हैं। तो देखें, मेन वर्ब हमने कर लिया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब ये भी हो गया, ठीक है।
अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की तरफ, और वो कौन सा है? उसे हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो चलिए ज़रा डिस्कस करते हैं डिटेल में। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मुश्किल कंसेप्ट है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है। कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा आसान करके समझ सके। देखिए, एक तरफ हमारे पास है फाइनाइट वर्ब और एक तरफ हमारे पास है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। अब कोई वर्ब फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है, इसके लिए एक सिंपल सा रूल माइंड में रखें। वो सिंपल सा रूल क्या है? अगर कोई वर्ब टेंस के चेंज करने से चेंज हो जाए तो वो है फाइनाइट, और जो चेंज ना हो नॉन फाइनाइट। नंबर 1। नंबर 2, अगर कोई वर्ब सिंगुलर से प्लूरल में सब्जेक्ट चेंज करने से चेंज हो जाए तो वो है फाइनाइट, और अगर किसी वर्ब के ऊपर सिंगुलर या प्लूरल का असर नहीं पड़ता तो वो क्या है? नॉन फाइनाइट। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सन के बारे में। अगर पर्सन चेंज करने से, ठीक है, यानी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, पर्सन चेंज करने से किसी के ऊपर असर पड़ता है तो वो है फाइनाइट, और अगर असर नहीं पड़ता तो वो क्या है? नॉन फाइनाइट। ठीक है, इसको जरा डिटेल से देखते हैं। अब देखिए, पहले मैं उठा लेता हूं टेंस से रिलेटेड। ठीक है, मैं कहता हूं कि आई टेक टी। आई टेक टी। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं कि ये कौन सा टेंस है? आप कहते हैं सर टेक की वजह से हमें ये पता चला कि ये प्रेजेंट है। अच्छा, मैं कहता हूं कि टेंस चेंज कर देते हैं। आप प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर दें। आप कहेंगे सर बहुत आसान है, क्या लिख लेंगे? आई टुक टी। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये कौन सा टेंस है? आप कहेंगे सर ये पास्ट है। किसने बताया? टुक ने बताया। यानी अब जरा और से देखिए, जब मैंने प्रेजेंट को पास्ट में चेंज किया, कौन चेंज हुआ? टेक चेंज हुआ टुक में, यानी इसके ऊपर टेंस का असर पड़ा। तो जब टेंस का असर पड़ा, ये क्या है? फाइनाइट वर्ब। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि शी इज सिंगिंग। क्या चीज? शी इज सिंगिंग। अच्छा, अब मैं कहता हूं कि ये कौन सा टेंस है? तो आप कहेंगे कि सर ये प्रेजेंट है। किसने बताया? इज ने बताया। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि आप इस प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर दें। तो आप कहेंगे सर बहुत आसान है, इज की जगह पे लिख लेते हैं क्या चीज?
वॉज, और उसके साथ सिंगिंग। अब मैंने प्रेजेंट को पास्ट में चेंज किया, जिसकी वजह से इज चेंज हो गया वॉज में। तो जो चेंज हुआ वो फाइनाइट और प्रेजेंट में भी सिंगिंग था। जब मैंने टेंस किया पास्ट में तो भी वो सिंगिंग है। इसका मतलब सिंगिंग के ऊपर टेंस चेंज करने का कोई असर नहीं पड़ा। तो अगर असर नहीं पड़ा तो सिंगिंग हमारे लिए क्या है? नॉन फाइनाइट, राइट। तो नॉन फाइनाइट की जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनमें एक कैटेगरी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है, जिसे हम कह देते हैं क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। क्योंकि जब मैंने प्रेजेंट से पास्ट में चेंज किया तो सिंगिंग के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ये हमारे पास आया कौन सा? टेंस चेंज करना। अब आते हैं एक और पॉइंट की तरफ। देखिए, मैं कहता हूं कि आई एम रनिंग। अब आई हमारे पास सिंगुलर है, ठीक है, और मैं आई का प्लूरल लिख लेता हूं, क्या? वी। तो जब मैं वी लिख लूंगा तो ये एम चेंज हो जाएगा किस में? आर में। और ये रनिंग वैसे ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंगुलर से जब मैंने प्लूरल सब्जेक्ट बनाया यानी नंबर, तो जो चेंज हुआ वो फाइनाइट और जो चेंज नहीं हुआ वो नॉन फाइनाइट। आगे लेके चलते हैं। देखिए, मैं कहता हूं कि आई हैव written stories. I have written stories. अब मैं काम करता हूं, मैं आई की जगह थर्ड पर्सन यूज कर लेता हूं, ही। तो फिर आप कहेंगे सर जब आपने पर्सन चेंज किया ना तो ये हैव चेंज हो गया हैज में। अच्छा, रिटन का क्या बनेगा? तो आप कहेंगे कि सर रिटन ही रहेगा। रिटन के ऊपर पर्सन चेंज करने का कोई असर नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये रहा फाइनाइट और ये रहा नॉन फाइनाइट। तो नॉन फाइनाइट एक तरफ हमारे क्या था? आईएनजी वाली फॉर्म। अब नॉन फाइनाइट की एक और कैटेगरी आ गई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी इसके ऊपर भी असर नहीं पड़ता। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल, ये भी क्या चीज है? नॉन फाइनाइट वर्ब। क्योंकि
थर्ड फॉर्म के ऊपर यानी पास्ट पार्टिसिपल के ऊपर ना टेंस का कोई असर होता है, ना नंबर का कोई असर होता है, ना ही पर्सन का कोई असर होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर एक और कैटेगरी की तरफ आते हैं। मैं कहता हूं कि नेक्स्ट वन, आई want to go। ठीक है, अब यहां पर ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। अब ये प्रेजेंट है, किसने कहा? वांट ने कहा। मैं कहता हूं इसको पास्ट में चेंज कर दें। तो पहला ऑप्शन मैं आपसे पूछता हूं, I want to went, ये पास्ट के लिए करेक्ट होगा? या फिर नंबर 2, I want wanted to go। मुझे बताएं कि सेंटेंस नंबर 1 ठीक होगा या सेंटेंस नंबर 2? यस, एग्जैक्टली। ठीक है, ये वाला सेंटेंस इनकरेक्ट है। जब मैंने प्रेजेंट को पास्ट में चेंज किया, वांट चेंज हो गया वांटेड में, फाइनाइट। और वांट के साथ भी टू गो था, वांटेड के साथ भी टू गो है, यानी टू गो के ऊपर टेंस का कोई असर नहीं पड़ा। सो इट मीन्स हमारे पास अब एक तीसरी कैटेगरी आ गई है नॉन फाइनाइट की, कि जिसे हम क्या कहते हैं? टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, इसे हम कहते हैं इन्फिनिटिव। और चूंकि इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता, तो ये इन्फिनिटिव भी क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, अब आप लोगों के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग का तो मुझे नहीं पता, लेकिन चले मैं आपसे पूछ लेता हूं। अब अगर आप चाहते हैं मैं चीज़ों को सिंपल रखूं और जो टेक्निकलिटीज़ है उसको छुपा लूं, क्योंकि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, तो ये ठीक रहेगा? या फिर आप कहते हैं कि नहीं सर, अब हम बड़े हो गए हैं, अब आप हमें टेक्निकलिटीज़ पढ़ा दें, क्योंकि ये टेक्निकलिटीज़ नॉर्मली आपको पढ़ने को नहीं मिलती हैं। तो कमेंट सेक्शन में बता दें, अगर आप चाहते हैं कि मैं टेक्निकलिटीज़ पढ़ाऊं तो यस लिख दें कमेंट सेक्शन में, और अगर आप कहते हैं कि नहीं सर बस सिंपल चीज़ें पढ़ा दें, तो फिर नो लिख दें। चलें, बस जब आप लोग इसरार कर रहे हैं कि टेक्निकलिटीज़ पढ़ा दूं, तो पढ़ा देता हूं। अब ज़रा गौर से सुने, देखें, एक डिबेट होती है। क्या डिबेट है? कि ये वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म फाइनाइट वर्ब है या फिर नॉन फाइनाइट वर्ब? ठीक है, फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है? तो चलिए देख लेते हैं। और पिछली दफा भी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि द वर्ड इज नॉट इंपॉर्टेंट, बल्कि द पोजीशन ऑफ द वर्ड इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए, मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि आई प्ले क्रिकेट। अब प्ले हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। प्ले हमारे पास क्या है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब मुझे ये बताएं कि क्या ये आपको व्हेन का जवाब दे रहा है? तो आप कहेंगे कि सर यस, ये फर्स्ट फॉर्म है और इससे पता चल रहा है कि ये क्या है, प्रेजेंट। इसका मतलब ये हमें टेंस के बारे में बता रहा है। इसका मतलब कि यहां पर प्ले क्या चीज है, फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। इसकी कंफर्मेशन कैसे कर सकते हैं? देखें, अगर मैं इसको प्रेजेंट कह रहा हूं ना, तो मैं कहता हूं इसको पास्ट में चेंज कर दे। आई प्ले क्रिकेट को पास्ट में चेंज कर दे। अगर पास्ट में चेंज करने से प्ले चेंज हुआ तो प्ले फाइनाइट होगा, और अगर चेंज नहीं हुआ तो नॉन फाइनाइट होगा। अब इसे जब मैं चेंज कर दूंगा पास्ट में, तो ये होगा क्या, आई प्लेड क्या चीज, क्रिकेट। आई प्लेड क्रिकेट। आप कहेंगे सर, अब जब हमने प्रेजेंट से पास्ट में चेंज किया तो प्ले चेंज हो गया किस में, प्लेड में। तो आप कहेंगे कि सर असर तो पड़ा। तो जब असर पड़ा है, इट मीन्स कि ये भी हमारे पास क्या है, फाइनाइट वर्ब है, राइट। अब इस पोजीशन में, इस जगह पर तो ये फाइनाइट है, क्योंकि ये कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा है, व्हेन वाली, ठीक है। और ये ज़हन में रखें कि जो हमारे पास फाइनाइट वर्ब होगा ना, वो व्हेन वाली जिम्मेदारी संभालेगा। व्हेन का मतलब टाइम, टेंस। चलिए अब मैं एक और एंगल की तरफ आता हूं। देखिए, अगर मैं कहता हूं कि ही डज नॉट प्ले, क्या चीज, ही डज नॉट प्ले। तो आप मुझे इस सेंटेंस में बताएं कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है, ही डज नॉट प्ले। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता दें कि इस सेंटेंस में किस लफ्ज ने आपको टाइम के बारे में बताया कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है।
यस, शाबाश जवाद, शाबाश तारिक, शाबाश लैला, शाबाश मुदस्सिर। डज ने हमें बताया कि ये क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। प्ले हमें नहीं बता रहा बल्कि डज बता रहा है। अब प्ले क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन जब ये हमें टाइम के बारे में नहीं बता रहा, क्योंकि टाइम के बारे में जिम्मेदारी किसी और ने उठा ली, फिर आप कहेंगे कैसे? मैं कहता हूं इसको वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। सपोज मैं कहता हूं कि ही डज नॉट प्ले। आप एक काम करें, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दें कि मैं इस सेंटेंस को अगर पास्ट में चेंज करूं तो मेरे पास, चलिए मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूं। मैं टेंस चेंज करने लगा हूं, यह आ जाएगा कि ही डज नॉट प्लेड, और दूसरा सेंटेंस ही डिड नॉट प्ले। अब मुझे बताएं कि सेंटेंस नंबर 1 ठीक है या सेंटेंस नंबर 2? सेंटेंस नंबर 1 ठीक है या 2? यस, इट मीन्स आप लोगों का आंसर ये आ रहा है कि सेंटेंस नंबर 1 गलत है और सेंटेंस नंबर 2 ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने टेंस चेंज किया ना, तो जब टेंस चेंज किया डज चेंज हो गया डिड में, जबकि प्ले प्ले ही रहा। इसका मतलब यहां पर जो प्ले है वो मुझे टाइम के बारे में नहीं बता रहा। जब मुझे ये टाइम के बारे में नहीं बता रहा तो ये वाला जो फर्स्ट फॉर्म है ये क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि टाइम वाली जिम्मेदारी किसी और ने उठा ली थी। लेकिन यही प्ले यहां पर मेरे लिए फाइनाइट वर्ब था, क्योंकि टाइम वाली जिम्मेदारी किसी और ने नहीं उठाई, इसने खुद उठाई। तो अभी आपको क्लियर हुआ कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फाइनाइट भी हो सकती है, नॉन फाइनाइट भी। शर्त क्या है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको टाइम के बारे में बताती है तो फाइनाइट, और अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कोई और वर्ब आ रहा है और टाइम वाली जिम्मेदारी किसी और ने संभाल ली है तो फिर उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मैं फाइनाइट नहीं, मैं नॉन फाइनाइट कहूंगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा और आसान बनाते हैं। यस फातिमा, हम पास्ट के साथ लगाते हैं ना, तो मैं यही कह रहा हूं कि जब मैंने टेंस प्रेजेंट से पास्ट में चेंज किया ना तो डज चेंज हो गया डिड में, प्ले के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। राइट, एक और एग्जांपल, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सपोज मैं कहता हूं कि ही कैन प्ले। मैं कहता हूं कि ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट का है। अब आप मुझे बताएं, मतलब जब वो टाइम बता रहे हैं ना, मतलब उसमें व्हेन का जवाब आपको मिल रहा है। अब मुझे बताएं इस सेंटेंस में किस लफ्ज ने आपको व्हेन का जवाब दिया, यानी आपको टाइम बताया? कमेंट सेक्शन में जवाब दें।
यस तारिक खान, वेरी गुड। इसीलिए मैं स्टूडेंट्स को हमेशा क्लास में एक चीज बताता हूं कि द वर्ड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, द पोजीशन ऑफ द वर्ड इज इम्पॉर्टेंट, राइट। अच्छा देखिए, अब आप यहां पर कह रहे कि कैन से हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट है, राइट, और ये प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि आप एक काम करें, यस लैला बलोच, वेरी गुड। वर्ब अगर खुद बताए टाइम का तो वो फाइनाइट है, और अगर टाइम कोई और बताए तो वही वर्ब नॉन फाइनाइट बन जाता है। शाबाश। देखिए, फिर आप कहेंगे कि सर आपने अगर इसको पास्ट में चेंज करना है ना, मैं आपको दो ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन नंबर 1 पास्ट में चेंज कर दी, ही कैन प्लेड। ऑप्शन नंबर 2 ही कुड प्ले। मुझे बताएं पहला ऑप्शन ठीक है या दूसरा? यस नाजिया खान, वेरी गुड। ठीक है, अब ये वाला गलत है। मैंने इस सेंटेंस को जब पास्ट में चेंज किया तो ये कैन चेंज हो गया कुड में। इसका मतलब ये फाइनाइट है, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, यहां पर भी प्ले ही रही, इसलिए इस जगह पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। अब ये आपको क्लियर हुआ? ठीक है, कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फाइनाइट भी हो सकती है, नॉन फाइनाइट भी हो सकती है। डिपेंड करेगा कि अगर टाइम वाली जिम्मेदारी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के ऊपर है तो वो फाइनाइट है, और अगर टाइम वाली जिम्मेदारी किसी और ने उठा ली है तो वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फाइनाइट नहीं रही, वो बन जाएगी क्या? नॉन फाइनाइट। ठीक है, इसको थोड़ा समय और एक और कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको समझाता हूं। देखिए, मुझे ये बताएं कि एक लफ्ज है इज, कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, जरा बताएं। अच्छा सुने, देखिए, इस जो है ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है। फिर इस चीज को समझने के लिए मैं आपको जरा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब थोड़ा और आसान करके बता देता हूं। देखिए, क्लास में एक टीचर है, राइट, क्लास में एक टीचर है, टीचर पढ़ा रहा है। अब टीचर ने दो काम करने हैं। नंबर 1, उसने टीचिंग करनी है, नंबर 1। नंबर 2, उसने क्लास में डिसिप्लिन भी मेंटेन रखना है। ठीक है, यानी
टीचर के ऊपर ये दो जिम्मेदारियां हैं। अब टीचर की मेन जिम्मेदारी क्या है? टीचिंग, और ये डिसिप्लिन सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब जरा गौर से देखिए, टीचर के लिए ये दो काम साइमल्टेनियसली करना थोड़ा सा मुश्किल है। यानी टीचर जब बोर्ड की तरफ मुंह मोड़ता है, कुछ लिखने लगता है, तो बच्चे क्लास में शोर करते हैं। अब टीचर हैरान होता है कि यार अब मैं टीचिंग करूं या डिसिप्लिन मेंटेन रखूं, राइट? तो वो क्या करेगा? वो क्लास में एक बच्चे को क्या बना देगा? मॉनिटर। और टीचर उस मॉनिटर को ये कहेगा कि बेटा आप डिसिप्लिन संभालें और मैं टीचिंग संभालता हूं। यानी मैं लेक्चर दूंगा, मैं बोर्ड की तरफ मुंह करके अगर कुछ लिखूंगा, मैं टीचिंग करूंगा, और अगर कोई शोर करता है तो आपने उसका नाम नोट करना है। यानी टीचर ने टीचिंग संभाल ली और डिसिप्लिन किसको पकड़ा दिया? मॉनिटर को। यानी अब टीचर क्या है? मेन वर्ब, और मॉनिटर क्या है? हेल्पिंग वर्ब, राइट? यस मकबूल मुराद, वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए, अगर टीचर क्लास से बाहर जाता है कोई 5 मिनट के लिए, अब क्लास का हेड कौन है? तो लाजमी बात है कि जब टीचर चला जाएगा तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल किसके पास आ जाएगा? मॉनिटर के पास आ जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि एक स्कूल में एक प्रिंसिपल है और एक वाइस प्रिंसिपल है, ठीक है। जब तक प्रिंसिपल मौजूद है, वाइस प्रिंसिपल की सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर प्रिंसिपल कहीं पर चला जाता है तो वाइस प्रिंसिपल प्रोमोट होकर प्रिंसिपल के ओहदे पे आ जाता है। इसीलिए देखिए, अगर मैं ये कहूं कि ही इज सिंगिंग, अब यहां पर मेन वर्ब की मौजूदगी में ये क्या बन जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। यानी टीचर की मौजूदगी में मॉनिटर सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगर ये हो कि ही इज ए डॉक्टर, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर अब तो मैदान खाली है। किसके लिए खाली है? इज के लिए। क्यों? टीचर यहां पर नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये इज हमारे पास अब यहां क्या है? मेन वर्ब है। यानी अब जो सरदारी है, जो चौधराट है, जो नवाबी है, वो इस को मिल गई है, ठीक है। लेकिन जब तक मेन वर्ब था तो ये क्या था? ये सेकंड नंबर पे था। लेकिन जब मेन वर्ब गया तो ये प्रोमोट होकर फर्स्ट स्टेप पे आ गया। जब मैं कहता हूं ना फर्स्ट स्टेप, मेरे इशारा होता है क्या? मेन वर्ब। तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ये क्लियर है? चलिए, इसका मतलब ये हुआ कि हमने वर्ब में फाइनाइट वर्ब भी पढ़ लिया, हमने नॉन फाइनाइट वर्ब
भी पढ़ लिया, राइट। तो फर्दर हमने ये कैटेगरीज पढ़ ली। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मज़ीद आगे लेकर जाएंगे। और स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर 1-2 दिन ये ट्रायल क्लास के लें, गिफ्ट क्लास के लें, इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू कर दें। यस तारिक, वेरी गुड। तो हम यूँ करेंगे कि चलें 1-2 दिन मज़ीद वो इसको गिफ्ट क्लास के लें या कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल क्लास के लें, हम 1-2 दिन मज़ीद लेक्चर्स इसी तरह ओपन ग्रुप में लेंगे ताकि स्टूडेंट को थोड़ा सा फ़ायदा भी हो जाए। और अगर कोई स्टूडेंट परमानेंट क्लास लेना चाहता भी है तो ये एक तरह से उसके लिए ट्रायल क्लासेस बन जाएंगी, ठीक है। इसको फ़िलहाल यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह इसी वर्क को कंटिन्यू करके नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।